जेईई मेंस और नीट का जो लेवल होता है इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जब आप कंपटीशंस का एग्जाम देंगे या ऑब्जेक्टिव एग्जाम आप बिहार बोर्ड का जब देते हैं तो वहाँ भी क्वेश्चन जो रहता है लगभग इसी टाइप का रहता है, मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है। और जेईई मेंस और नीट में जो है आपका क्वेश्चन का लेवल इसी टाइप का रहेगा, मतलब ये स्टार्टिंग है, क्वेश्चन फर्स्ट से हम स्टार्ट किए हैं और इसी तरह से लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। करीब करीब आपको हम इसमें 100 क्वेश्चन करवाएंगे इस चैप्टर में, फिर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर का, कहीं दिक्कत होगा वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि दो चार्ज आपका दिया हुआ है Q1 और Q2, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इक्वल है तो मान लेते हैं इसका वैल्यू Q है तो इसका वैल्यू भी Q होगा। एंड एट ए डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस R पर रखा हुआ है, मतलब R1 का वैल्यू जो है R आपका दिया हुआ है। एक्सर्टेड अ डिस्टेंस F, एक्सर्टेड अ फोर्स F, इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, है ना। यहाँ जो वैल्यू आपका आएगा K इंटू Q बाई R स्क्वायर, ठीक है, ये फोर्स का वैल्यू है, मतलब K इंटू Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं M है, फोर्स का वैल्यू M आ गया, ठीक है ना। इफ द चार्जेस आर हाफ, अगर चार्ज को आधा कर दिया जाए, अब चार्ज जो इसका है Q1 का वो Q/2 हो जाता है और ये Q2 जो है ये Q/2 हो जाता है, ठीक है ना। हाफ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, और डिस्टेंस को दोगुना कर दिया गया है, ठीक है। देन द न्यू फोर्स, तब यहाँ जो फोर्स आपको लगेगा ये फोर्स आपको निकाल के बताना है, ये कौन है और ये आपका F2 है। तो F2 का वैल्यू यहाँ पर निकालिएगा तो Q1 इंटू Q2 बाई R2 का स्क्वायर, मतलब F2 का वैल्यू आ जाएगा K इंटू Q/2 और R2 का वैल्यू 2R का होल स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू आ जाएगा आपका 1/4 इंटू K इंटू Q स्क्वायर बाई, ये हो जाएगा आपका कितना 4R स्क्वायर, मतलब 1/16 इंटू K इंटू Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ये F2 का वैल्यू हो गया, मतलब F2 का वैल्यू हो गया 1/16 इंटू, ये वैल्यू किसका है, ये आपका F1 का वैल्यू है। F1 का वैल्यू मतलब आपका F2 जो होगा F1 का कितना हो जाएगा 1/16 टाइम, मतलब F जो आप माने हैं इसका वैल्यू क्या है F है, ये वैल्यू हो जाएगा F2 इक्वल टू जो होगा F/16, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। इसको उतारिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ बॉडी हैज अ चार्ज ऑफ -2 माइक्रोकूलम, इफ इट हैज इतना प्रोटॉन्स देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स द बॉडी हैज, मतलब एक बॉडी जो है चार्ज है -2 माइक्रोकूलम से, इफ इट हैज इतना प्रोटॉन्स और उस बॉडी के पास इतना प्रोटॉन है, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स द बॉडी हैज, तो बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉडी है चार्ज, एक बॉडी आपका है जिसके पास चार्ज दिया हुआ है कितना -2 माइक्रोकूलम, मतलब -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है। इफ इट हैज प्रोटॉन, इसके पास प्रोटॉन का जो संख्या है वो कितना है 2.5 इंटू 10⁻30, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स द बॉडी हैज, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होगा ये पूछ रहा है। इस बॉडी में जो चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलके होगा चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है प्लस माइनस एन ही होता है ना, तो प्लस होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए, माइनस होता है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ पे चार्ज की बात किया जाएगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके वैल्यू कितना दिया हुआ है -2 इंटू 10⁻⁻6, तो वैल्यू रखिएगा प्रोटॉन का संख्या कितना है 2.5 इंटू 10⁻13, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ पे एन ही नहीं दिया हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, माइनस में होता है -2 इंटू 10⁻6, ये टोटल चार्ज हो गया। इसमें से कॉमन ले लीजिए, इसमें से कॉमन क्या होगा आपका, ये दोनों में से कॉमन हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉमन हो जाएगा,
इसमें बच जाएगा आपका 2.5 इंटू 10⁻13 और इसमें बच जाएगा माइनस एन बच जाएगा, ये हो गया -2 इंटू 10⁻6। अब इसको आप इधर लाइएगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2.5 इंटू 10⁻13 माइनस एन इक्वल टू -2 इंटू 10⁻6 बाई 1.6 इंटू 10⁻19। मतलब एन को इधर ले आइएगा तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻13 प्लस ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 10⁻6 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया ना यहाँ से। अब इसको गुना भाग जो करना है कर लीजिए, आ जाएगा आंसर आपका, ये ना निकालना था। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.5 इंटू ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर आपका -6 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 6 ये हो गया आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, दोनों को जोड़ दीजिए 4.5 इंटू 10 टू द पावर -6 भाई ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, मतलब ये आपका हो गया 45/16 इंटू 10 टू द पावर ये कितना आ जाएगा 13, मतलब 45/4 इंटू 4 इसको लिखिएगा, ये 100 इंटू 100 कर लीजिए 10 टू द पावर 9 हो जाएगा, इसे ये कटेगा 25 मरतबे, इसे ये कटेगा 25 मरतबे, 45 इंटू 625 गुने 9। ठीक है ना, या आप देख लीजिएगा डेसिमल में लाना होगा तो डेसिमल के हिसाब से ले आइएगा। ठीक है ना, जैसा होगा अच्छा आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके डेसिमल के हिसाब से सेट कर लीजिए। आप बोलिए बोलिए क्या नहीं समझ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 चार्ज स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर। 2 चार्ज स्फीयर है जिसका डिस्टेंस दिया हुआ है, 2 चार्ज स्फीयर्स जिसका डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, 2 चार्ज स्फीयर्स है जो कितना दूरी पर रखा हुआ है 2 मिलीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, दोनों चार्ज स्फीयर है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यील्ड द ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स, बोला कि इसमें 2 चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड बाय 2 mm, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यील्ड द ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स, कौन ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स शो करेगा, रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन से आपको बताना है। चलिए बनाइए जल्दी से। हाँ इसमें निकालने वाला कुछ कहाँ है, अट्रैक्टिव फोर्स किस में ज्यादा होगा ये पूछ रहा है। अब मान लेते इसका वैल्यू रख के देखिए +2q और ये वैल्यू रखिए -2q, तो फोर्स मान लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस तो फिक्स है, तो फोर्स क्या होता है k इंटू q1 इंटू q2/r²। फोर्स में अट्रैक्टिव जो होगा अपोजिट नेचर वाला ही शो करेगा, तो k इंटू 2q इंटू 2q/r², मतलब ये 4 इंटू k इंटू q²/r² हो जाएगा ये वैल्यू, मतलब 4m हो गया। ए का आंसर। बी का जो होगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि अट्रैक्टिव नहीं होगा, 2 सेम चार्ज में अट्रैक्टिव नहीं होता है। सी में नॉट पॉसिबल, डी में नॉट पॉसिबल। अट्रैक्टिव तो सिर्फ एक ही में ना है, इसी में ना होगा क्या, यही आंसर होगा। अट्रैक्टिव है ना पूछ रहा है, अट्रैक्टिव कब होगा जब अपोजिट चार्ज होगा ना, सेम चार्ज में अट्रैक्टिव होगा नहीं होता है, तो आंसर क्या होगा ए होगा। निकालने की तो जरूरत ही नहीं था इसमें, कहीं पर देख के बताना है, आता है बीच बीच में ना। देखिए इसमें बोल रहा है कि 4 चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर एज शोन इन फिगर, एन इलेक्ट्रॉन दैट इज फ्री टू मूव, एक इलेक्ट्रॉन जो है फ्री है, जो मूव कर सकता है कहीं पर भी, इज प्लेस्ड एट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन को इसके सेंटर पर रखा गया है, इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखा गया है, सेंटर पर रखा गया है। यहां पर आप इलेक्ट्रॉन को रख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है आपका Q0, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ये तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब है यहां पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन विल द इलेक्ट्रॉन मूव, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा सारे की वजह से, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव वाला जो है अल्फा पार्टिकल इस पर फोर्स लगाएगा, नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर फोर्स लगेगा क्यू नॉट पर। मान लेते हैं कि फोर्स लग गया आपका एम, कुछ भी लग गया, कोई भी वैल्यू हो सकता है। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इसको खींचेगा अपनी तरफ एफ ए, ये एम होगा तो ये भी एम होगा, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का बराबर है, मैग्नीट्यूड भी बराबर है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, मतलब नेट फोर्स यहाँ पर क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखिए नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इस पर क्या होगा, रिपल्सन होगा, बी की वजह से क्या होगा, रिपल्सन होगा। पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। मतलब नेट फोर्स किधर लग रहा है, डी की तरफ, नेट फोर्स किधर लग रहा है, एफ नेट जो है आपका एट सेंटर, जैसे इसको सेंटर मान लीजिए, ओ पर वो किधर लग रहा है आपका, एफ बी प्लस एफ डी टुवर्ड्स आपका डी, डी की तरफ लग रहा है, आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन का अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे ही देखिए लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि एक बार एक हम लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अप्रॉक्स इस चैप्टर से हम करीब करीब 100 से ऊपर क्वेश्चन कराएंगे। जब 100 क्वेश्चन हम करा देंगे तो फिर आप लोग डीसी पांडे बुक आता है नीट के लिए, जिनको नीट का एग्जाम देना है, डीसी पांडे का बुक खरीद लीजिएगा, अरिहंत का द बेस्ट बुक है नीट के लिए। अगर बच्चा वो बुक बना लेता है तो समझिए कि आपका नीट में रिजल्ट रखा हुआ है, जेई में और नीट में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। नीट के लिए अलग बुक आता है, जेई के लिए अलग आता है, या नीट जेई के लिए कंबाइन भी आता है, दोनों बुक कंबाइन भी ले सकते हैं और उसको बनाइएगा तो बोर्ड में तो आपका क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं बनता है। रही बात नीट का और जेई का, तो नीट और जेई के लिए सफिशियंट होता है, तो आप क्वेश्चन करा देंगे उसके बाद वो बुक से क्वेश्चन बनाइएगा और एससी वर्मा को टच कीजिएगा। अभी नहीं, अभी 4-5 दिन पढ़ा देते हैं तब हम बताएंगे एससी वर्मा बनाने के लिए कहाँ से कहाँ बनाना है। उसके बाद नीट में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, नीट में आपका फिजिक्स में कहीं दिक्कत नहीं फंसेगा, मेरे हिसाब से कीजिएगा। तब आप खाली क्लास करने से नहीं होगा, उसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। थ्योरी वाला जो पोर्शन है लेक्चर 1, 2, 3 यूट्यूब पर डाला हुआ है, लेक्चर 1, 2, 3 आप देखिए, उससे समझिए, ठीक है ना। कूलम्ब्स लॉ तक पढ़ाए हुए हैं, कूलम्ब्स लॉ तक ही सारा क्वेश्चन कराया जा रहा है आपका, उस पर देखिएगा, समझ में आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ प्रोटॉन मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी इंटर द रीजन बिटवीन द चार्ज प्लेट्स एज शोन बिलो। ये दो प्लेट है, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और एक आपका नेगेटिव चार्ज प्लेट है, और इस पर चार्ज है पॉजिटिव और इस पर चार्ज है आपका नेगेटिव, ठीक है। दो चार्ज प्लेट है आपका, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। विच ऑफ द path shown correctly indicates the proton's trajectory after leaving the region between the charge plates। इस प्लेट से जब बाहर निकलेगा प्रोटॉन तो कौन सा पाथ इसका होगा, कौन सा कर्व पाथ, ट्रैजेक्टरी होगा तो कर्व पाथ ही होगा, किस पाथ में हो जाएगा ये पूछ रहा है, स्ट्रेट तो जाएगा नहीं, तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन पाथ को ये चूज करेगा, ए बी सी डी, कौन सा पाथ ये आपको बताना है, ए बी सी डी ई नहीं दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको पढ़ाया गया है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्ब्स लॉ ये सब आपको बता चुके हैं। कंपटीशन लेवल में तो आपको पूरा रिवीजन करके रखना होगा चैप्टर्स का, तभी जाके कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन बनेगा। और आप लोग पढ़ा ही चुके हैं, जिनका छूट गया है तो लेक्चर सारा डाला हुआ है यूट्यूब पर, आप लोग देखिए सारा लेक्चर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सारा लेक्चर डाला हुआ है। टोटल अप्रॉक्स हमको लगता है कि 50-60 लेक्चर होगा, उसको देखिए आप, कम से कम 130 तक तो देख ही लीजिए, रिवीजन हो जाएगा उस पर भी, और तब क्वेश्चन बनेगा आसानी से। न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए थ्योरी पर कमांड होना जरूरी है, थ्योरी अगर क्लियर नहीं है तो न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा। आप ये सोचिएगा कि हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल बना लें तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, थ्योरी आना चाहिए। इसलिए थ्योरी पहले पढ़ाया गया था आपको बोर्ड लेवल में, और कंपटीशन लेवल के लिए तो क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। आगे आंसर किसी का कि नहीं बताइए, मिल्की आपका आंसर, साक्षी नहीं सर, किसी का नहीं है आंसर, गुफरान है आंसर तुम्हारा, सी, तो तुम भोजे खाओ, ठीक है, तुम्हारे लिए बोल। आकृति दीक्षित बताइए आंसर आया आपका, नहीं आया। सिद्धार्थ बोलिए, सिद्धार्थ
नहीं आया, चलिए ठीक। इसका मतलब आप लोग से नहीं बनेगा। देखिए पॉजिटिव चार्ज आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, ये तो आपको पता है ना। जैसे ही प्रोटॉन इंटर करेगा, मान लीजिए प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब प्लस क्यू चार्ज, जैसे ही इसमें इंटर करेगा, क्योंकि प्रोटॉन मूव कर रहा है ना, तो मूव कर रहा है तो सीधे तो जाएगा नहीं, ये प्रोटॉन यहाँ पर आएगा, रिपल्सन यहाँ होगा, फोर्स यहाँ पर लगेगा इसकी वजह से, और नेगेटिव वाला ये भी फोर्स इस पर लगाएगा, ये रास्ता अपना चेंज करेगा, फिर रास्ता चेंज करेगा, फिर रास्ता चेंज करेगा, फिर रास्ता चेंज करेगा, चेंज करते करते ये ऐसे बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। बाहर निकलेगा तो फिर सीधे ही जाएगा क्या, तो ये पाथ जो है ट्रांजेक्टरी मतलब कर्व होके जाएगा, इस तरह से जाएगा, ठीक है ना। कर्व होके जाएगा, मान लीजिए यहाँ से चलाता है, ऐसे आएगा, और ये ट्रांजेक्टरी जब होगा तो ये क्या होगा, सबसे नीचे भागेगा। तो ऑप्शन में ई नहीं दिया है, डी दिया है, ऐसे ई रहता तो फिर ई भी आंसर हो सकता था, ठीक है ना। ये ऐसे भागेगा, बाहर निकलेगा तो डी से निकल जाएगा बाहर, क्योंकि रेस्ट में नहीं, मोशन में है। इसका मतलब है कि ये जो चार्ज जो है आपका, प्रोटॉन जो है, ये आपका डी पाथ को फॉलो करेगा, तो आंसर इसका क्या होगा, डी होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, बोलिए सर। मतलब क्वेश्चन अच्छा था सर। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोटॉन जो है इसमें इंटर कर रहा है प्लेट के अंदर, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है। जैसे पॉजिटिव चार्ज इसमें इंटर करेगा तो बाहर जब निकलेगा तो कौन सा पाथ से निकलेगा, तो ये पाथ कैसा होगा, यहाँ अंदर में तो कर्व होगा ना, मुड़ा हुआ होगा, और ये बाहर जब निकलेगा तो स्ट्रेट हो जाएगा। तो स्ट्रेट होगा तो किस रास्ते से जाएगा, सी से कि बी से कि ए से, तो ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे ही जाएगा, या तो डी से जाएगा या तो डी से जाएगा। ऑप्शन में ई नहीं दिया है, डी दिया है, तो डी होगा आंसर। क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में कह रहा है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जो गलत है वो आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए बी सी डी में, इन द फॉलोइंग कूलम्स लॉ करेक्टली डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फोर्स। कूलम्स लॉ को डिस्क्राइब करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जो बताता है, उसके बारे में आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है जो कूलम्स लॉ के जरिए वो डिस्क्राइब नहीं किया गया है, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन ए में अगर हम बात करते हैं, binds the electrons of an atom to its nucleus। जैसे आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और ऑर्बिट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो बाइंडिंग तो होगा ही ना जी, इसको बाइंड करेगा ना, पकड़ के तो रखेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जाएगा। क्या प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो ऑप्शन ए तो आपका सही है। बी में कह रहा है क्या कि बाइंड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन दैट न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस में जो आपका एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसको बाइंड करेगा। तो न्यूट्रॉन को भी बाइंड नहीं कर सकता, इसलिए न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगता है, नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा इस पर जनरेट नहीं हो सकता है, इसलिए ये आपका जो कंडीशन है गलत है, ये स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिर्फ दो चार्ज बॉडी के बीच में ही लगता है, तो न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका गलत है। बाइंड द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है एक दूसरे को बाइंडिंग करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, ये कहना गलत है, क्योंकि न्यूट्रॉन को कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो क्या इसमें फोर्स लगाएगा, नहीं लगाएगा, इसलिए ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि बाइंड्स द एटम टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियस, एटम को बाइंड कर सकता है, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, अपोजिट चार्ज है, तो एक दूसरे में फोर्स लगा सकता है, ये भी ऑप्शन सही है। बाइंड द एटम एंड मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म, एटम को बाइंड करेगा तो मॉलिक्यूल्स बनता है, ये तो सही बात है, एटम मिलेगा तभी मॉलिक्यूल बनता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी आपका गलत है, ठीक है, इस तरह से। देखिए आज का जो क्लासेस जो था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पर ये सारा क्वेश्चंस कराया गया है, और ये क्वेश्चंस और भी कई क्वेश्चंस कराया जाएगा अलग अलग वैरायटीज का, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर इसमें दो पार्ट है आपका, एक आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एनसीईआरटी में ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, एनसीईआरटी के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर है।
और सेकेंड पार्ट आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ये टोटल कंप्लीट लेक्चर यूट्यूब पर आपका डाला हुआ है, यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा। इसमें कंप्लीट चैप्टर जैसे क्लास 12 का देखिएगा आप लोग, तो क्लास 12 का लेक्चर आप 1 से लेकर अप्रोक्स जितना भी लेक्चर है दोनों चैप्टर का मोटामोटी 58 लेक्चर तक होगा। इसको कंप्लीट आप लोग एक बार देख लीजिएगा यूट्यूब पर और उसका नोट्स बना लीजिएगा। देखिए ये क्लासेस जो आपको दिया गया है ये कंप्लीट क्लासरूम का नोट्स है, कंप्लीट क्लासरूम में जो पढ़ाया गया वो आपका है। अगर आप सही से आप इसको नोट कर लेते हैं और जो क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं अभी, जो क्वेश्चन आज कराए ये अभी स्टार्ट ही हुआ है आज, तो ये जेई और नीट के लिए सफिशियंट है। जेई और नीट के लिए आपको इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जितना आप करा देंगे उतना आप कर लीजिए। और आप लोगों को बुक्स जो है लेना है, ये बुक्स डीसी पांडे का बुक खरीदना है सारे बच्चे को। डीसी पांडे का बुक जो होता है काफी अच्छा बुक है, इसमें नीट के लिए अलग से बुक आता है और जेई के लिए अलग से, या कंबाइन भी ले सकते हैं, ठीक है। डीसी पांडे का बुक खरीद लीजिए और एक आपका फिंगर टिप्स भी ले सकते हैं, फिंगर टिप्स लीजिएगा तो इससे प्रैक्टिस हो जाएगा, स्पीड बनेगा आपका करने का। जब स्पीड आपका आ जाएगा क्वेश्चन बनाने का तो फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, ऑनलाइन कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आकाश का हो या एलेन का हो, जो भी करना कर सकते हैं। और जितना हम क्लास करा देंगे उसके बाद, ऐसा नहीं कि आप ऑटोमेटिक कर लीजिएगा। पहले तो आप मेरा जो थ्योरी वाला लेक्चर जो भी है यूट्यूब पर उसको पहले देखिए, मतलब लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए और जहां तक जा सकते हैं देखिए, उसका नोट बना लीजिएगा। और उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन जो हम कराएंगे उस हिसाब से हम आपको बताएंगे कि कब कौन सा क्वेश्चन बनाना है, एससी वर्मा कब टच करना है आपको, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस जब बहुत बढ़िया हो जाएगा तो फिर आपको जेई और नीट में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। और 30 साल का क्वेश्चन जो होता है, आप जेई का जो बच्चे जेई देंगे वो 30 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिएगा। और नीट जो देंगे ये 39 का आता है, ये 40 ईयर्स का क्वेश्चन अब मिलेगा आपको। नीट का जो आता है वो 30 ईयर्स का आता है, इसको आप खरीद लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिए। एक बुक ये हो गया आपका डीसी पांडे और एक बुक ये हो गया, ठीक है ना। ये बुक आप खरीद लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए घर पर। और इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंपटीशन निकालना चाहते हैं, नीट और जेई क्वालिफाई करना चाहते हैं, बढ़िया रिजल्ट चाहते हैं फिजिक्स में, तो आपको ये 2 बुक ही काफी है। बाद बाकी जो हम करा रहे हैं वो क्वेश्चंस काफी हो जाता है, प्रैक्टिस कीजिए। थ्योरी जितना पढ़ा दिए सफिशियंट है, बाद बाकी थोड़ा बहुत जो एक्सटर्नल थ्योरी है जो एक्स्ट्रा पड़ेगा वो हम बीच बीच में बताएंगे जहाँ जरूरत होगा। क्लासेस आप रेगुलर कीजिए, समझिए, जहाँ डाउट्स होता है लाइव क्लासेस भी मेरा होता है। लाइव क्लासेस के लिए आप जुड़िए मेरे से, ठीक है। लाइव क्लासेस में हम टीचमेंट टैक्स पर पढ़ाते हैं, जिसमें डाउट भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। और इसको बढ़िया से आप लोग देखिए, समझिए, जहाँ प्रॉब्लम होगा पूछिएगा तो क्लियर होगा। यूट्यूब पर जो भी लेक्चर डाला जाता है, देखिए यूट्यूब में चैनल पर आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको अपडेट मिलते ही रहेगा, जो भी हम लेक्चर डालेंगे आपको पता चलेगा। और एकदम रेगुलर वे में क्लास कीजिए। उम्मीद करते हैं कि 12th में आपको कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे और नीट और जेई में भी नहीं दिक्कत होने देंगे। 12th पोर्शन अलग कराएंगे, 11th पोर्शन अलग से कराएंगे, ठीक है।